नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से देश के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से देश कैसे बाहर निकलेगा, इसे लेकर हर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लॉकडाउन 3 भी खत्म होने वाला है, उसके बाद देश के क्या हालात होंगे और क्या रणनीति होगी, इसका जवाब भी हर कोई जानना चाहता है। मगर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने 2 गज की दूरी बनाए रखने और संक्रमण को गांव तक फैलने से रोकने की जिस चुनौती का जिक्र किया है वो बेहद अहम है। यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी चलती रहेगी। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि इस लड़ाई में कामयाबी कैसे मिलेगी, सरकार के साथ साथ जनता कैसे अपनी भूमिका निभाएगी, आखिर कैसे सब कुछ पटरी पर लौट पाएगा। इन तमाम पहलुओं पर आज के मेहमानों के साथ हम करेंगे खास चर्चा। डिबेट भी होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, आर्थिक हालात कैसे सुधारे जाएंगे, विकास को रफ्तार कैसे दी जाएगी, 17 मई के बाद लॉकडाउन रहेगा या नहीं, ऐसे ही कई मसलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। पीएम ने 2 गज की दूरी को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ राज्यों की भूमिका की सराहना की और मुख्यमंत्रियों से आर्थिक मसलों पर सुझाव भी मांगे। सरकार अपने स्तर पर कोरोना को हराने की पूरी कोशिश कर रही है और लोगों को भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि इस जंग में कामयाबी जरूर मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी तमाम चुनौतियों से मिलकर लड़ने की वकालत की है। आज सभी लोग अड़चन में हैं। हमारे एमएसएमई अड़चन में है, हमारे मजदूर माइग्रेंट है वो निकल गए, उनको खाने की स्थिति में अड़चन है, बेरोजगारी से वो भी बहुत ही सामना कर रहे समस्याओं का। हमारी बैंक स्ट्रेस में है, वो भी बड़ी चैलेंज से चल रही है। हमारी कुछ राज्य सरकार है जिनको अगले महीने में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। तो अड़चने सबके लिए है। हमें यही करना है कि सबको साथ लेकर आगे चलना है, कोई फिसल न जाए। केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, मगर अब कई राज्य सरकारों ने केंद्र के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। इस पूरी कसरत के बीच 12 मई से रेलवे ने 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला भी किया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने श्रमिकों के मसले पर राज्य सरकारों से रेलवे का सहयोग करने को कहा है। राज्य सरकारें रेलवे को अपना सहयोग दे ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। रेल के जरिए मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है, मगर मौजूदा दौर में यह सबसे बड़ी चुनौती भी है। पीएम मोदी खुद कह चुके हैं, कोरोना संकट गांव तक ना पहुंचे, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। ऐसे में राज्य सरकारों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। यूपी सरकार का दावा है, जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनकी मेडिकल जांच की जा रही है और उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। पिछले 4 दिनों में ही 3,25,000 श्रमिकों को ट्रेन से या बॉर्डर के माध्यम से वाहनों से जो है हमारे प्रदेश में आए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इनका एक एक का विवरण जो है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में अपलोड हो रहा है। सरकार की ओर से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है कि जिस तरह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्या ऐसे में 2 गज की दूरी कायम रह सकती है? क्या आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण फैलने से बचाया जा सकता है? सवाल यह भी है, अब तक के लॉकडाउन के जरिए सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आने वाले दिनों में उसी तरह जनता भी अपनी भूमिका निभा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, रिपोर्ट आपने देखी और समझी। अब बारी है सवालों की। उन सवालों के मद्देनजर अपनी डिबेट हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले वो सवाल जान लीजिए जो अपने आप में जानना और समझना बेहद जरूरी है। क्या क्या वो सवाल है? सवाल नंबर 1 जो सबके जहन में है, 17 मई के बाद लॉकडाउन रहेगा या खत्म होगा? सवाल यह भी है कि 2 गज की दूरी कायम रखने के लिए आगे क्या करना होगा?
आर्थिक हालात पटरी पर कैसे लौटेंगे अर्थव्यवस्था के तहत, ये अपने आप में गंभीर सवाल है जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। गांव की बात भी करेंगे, गांव तक संक्रमण ना पहुंचे इसके लिए आगे क्या रणनीति अपनानी होगी, एहतियातन क्या कदम उठाने होंगे। सवाल तो ये भी है कि स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला सही है या फिर गलत है। तो इन्हीं तमाम सवालों को केंद्र बिंदु में रखकर आज हम ये चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले अपने पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता नृपेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। नृपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लखनऊ से आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर रमा श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर रमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अर्थशास्त्री एपी तिवारी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आशीष जी आपसे है, 2 गज की दूरी कितनी है जरूरी? यह मैसेज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और यह मैसेज सभी के लिए है, फिर चाहे वो सियासतदान हो, जनता हो, कोई भी हो। भारत के हर नागरिक के लिए संदेश है। कितना महत्वपूर्ण यह संदेश है आने वाले वक्त के लिए, सबसे पहले इसी बात पर चर्चा। जो निश्चित रूप पे, क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि अभी कोरोना जो ये वायरस है, इसका कहर अभी लंबे समय तक हमारे देश में रहने वाला है और दुर्भाग्यवश अभी तक पूरी दुनिया में इसका कोई उपचार नहीं है। तो इससे जो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं वही इसका एक उपचार अभी हम देख सकते हैं कि आप कोशिश करें कि आप इसकी चपेट में ना आए जी। तो उसके लिए जो सरकार द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं या डॉक्टरों द्वारा या बाकी और मीडिया के द्वारा, मैं समझता हूं जनता को उसका पालन करना चाहिए। वो हमारे देश में हमारे हमारे परिवार के हित में है। एक छोटी सी चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप देखें तो कोरोना जो है वो इम्यूनिटी पे वर्क करता है। तो एक आम आदमी ये कर सकता है कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो जितना मैंने थोड़ा नेट पे स्टडी किया उसमें देखा कि जैसे अगर आपका जो डाइट है, आपका जो खान पान है, उसमें विटामिन डी अगर आप ज्यादा लें और अदरक, लहसुन और हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करें तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एक और मैं सवाल जानना चाहूंगा, अगर इस तरीके की चीजें जो है भी जवाब कि सरकार होगा उससे एक बहुत सकारात्मक संदेश भी जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप आपने अपलोड किया? जी, मेरे उस पे अभी नहीं है अपलोडेड, मेरे उस पे नहीं है क्योंकि अभी इस पे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इससे कुछ फायदे होते हैं तो निश्चित रूप से हम, मतलब आपको लगता है इससे फायदा नहीं है इस चीज को? ये आपका पक्ष है कि आपको लगता है इससे फायदा नहीं है? क्योंकि केंद्र सरकार की ये भी गाइडलाइन है। आपने अभी कहा कि जो गाइडलाइंस फॉलो बताई जा रही हैं उनको फॉलो करना चाहिए, आप लेकिन कह रहे हैं कि इसका फायदा है नहीं है, मैं देखूंगा। नहीं, मैं पूरी तरीके से उसके पहलुओं पे मैं वाकिफ नहीं हूं, इसलिए मैंने बहुत सर, क्या आपको ये लगता नहीं है कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए और दूसरी तरफ उन गाइडलाइंस को अगर फॉलो हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश जाता है जिसको लोग फॉलो भी करते हैं और फिर एक नकारात्मक चीज भी होती है। इस पर आपका रिएक्शन? अभी मैंने उदाहरण आपको दिया, एक नजीर पेश की सभी के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और समझ रही है और हम बार बार ये कहते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए सभी को। केंद्र सरकार लगातार ये बार बार कह रही है। नहीं, अगर उसके कुछ फायदे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर वो फायदेमंद चीज है तो उसको डाउनलोड करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फायदे हैं तो डाउनलोड करने में हर्ज नहीं है, लेकिन अभी आपने डाउनलोड नहीं किया है। मनोज मिश्रा, मेरा सवाल अब आपसे है। जी हाँ। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीति करने का आरोप लगाती हैं। तमाम तरह से सियासत के जो आरोप प्रत्यारोप के तीर है वो भी हमने बरसते हुए पिछले कुछ दिनों में लगातार देखे हैं। फिर चाहे वो मजदूरों का मुद्दा हो, आरोग्य सेतु ऐप का मुद्दा हो, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। जबकि जरूरत है सहभागिता की, जरूरत है एकजुटता की, पूरे देश को एक साथ कोरोना के खिलाफ लड़ने की। अगर 2 गज की दूरी की बात कही जा रही है, ये एक संदेश भी है, ये दिशा निर्देश भी है जिसका कर्तव्य सबके कंधों पर है, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर आम जनता हो। जी मनोज जी, आप मेरी जी मनोज जी, प्रश्न क्या है? सर, मेरा प्रश्न यह है कि सबकी एकजुटता और सहभागिता कितनी जरूरी है, जनता की भागीदारी कितनी जरूरी है, समझना सबको होगा और सियासतदानों को भी यह मैसेज कन्वे अप करना होगा
कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो फिर कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? जी हाँ, देखिए, सबसे कुछ बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं जिनको कहना जरूरी है कि जब कोरोना की शुरुआत हुई, भारत में जब चर्चा तेजी पकड़ी, तो सबसे बढ़िया रोल जो सरकार है उसके बाद अगर किसी ने किया, उसके साथ अगर किसी ने किया, तो वो मीडिया है, और विशेषकर टेलीविजन चैनल्स हैं। वो चाहे नेशनल चैनल्स हो, चाहे स्टेट चैनल्स हो या लोकल चैनल्स हो, सबने बहुत अच्छी जागरूकता का काम किया। तो इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और ये जो जनता तक बातें जा रही है कोरोना के संदर्भ में कि कोरोना में क्या बचाव है, क्या उपचार हैं, ये सब मीडिया के द्वारा ही जा रही है और कोई माध्यम ऐसा नहीं सर, लेकिन जनता की भागीदारी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय कितना जरूरी है? केंद्र सरकार जो गाइडलाइंस लगातार बता रही है उसको फॉलो करना कितना जरूरी है? राज्य सरकार भी साथ साथ चले कदम दर कदम, ये कितना जरूरी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितना बड़ा खतरा है? देखिए, निश्चित ये बात मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संदर्भ में, जिन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, ममता जी बहुत अच्छी मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनका सम्मान करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने सरकार जो गाइडलाइंस दी उन्होंने फॉलो करी। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उन्हें राजनीति आ जाती है दिमाग में उनके, और उन्हें लगता है कि जो सफलतापूर्वक काम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा उसमें कहीं न कहीं राजनीति है। ये उनको लगता है, या उनका डर हो सकता है, ये राजनीतिक डर हो कि चुनाव अभी आने वाले हैं वहां पर, तो उनको लगता हो कि इसी बहाने मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लीड ले रही है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। मोदी सरकार के और प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं। ठीक है सर, आपने इस मुद्दे पर विभागी से अपनी राय रखी। मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, 2 गज की दूरी की जो बात कही जा रही है, कल से ट्रेनें चलने वाली हैं। कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी कैसे संभव हो पाएगी अगर कल से ट्रेनें चल रही हैं। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। अब एक देश की आबादी बहुत बड़ी है, लगभग 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो हर संभव प्रयास करेगी सरकार। केंद्र की सरकारें करेगी, सरकार करेगी, प्रदेश की सरकारें करेंगी। ठीक है। और हम प्रयास से इनकार नहीं कर सकते। सफलता कितने प्रतिशत मिलेगी ये परिणाम आने पर ही पता लगेगा। लेकिन ये निश्चित मानिए कि अगर लॉकडाउन न किया गया होता, लॉकडाउन बंद न किया गया होता समय रहते, तो ये विस्फोटक स्थिति अमेरिका जैसी या अन्य देशों जैसी भारत में बन गई होती। तो ये तो मानना पड़ेगा कि प्रयास करना है। उसके बाद जमातियों ने जो किया उससे हालत बिगड़ी जाता। आप अगर देखें कि जमातियों का केस ना, सर ये भी एक गंभीर सवाल है जिस पर मैं बाद में आऊंगा कि क्या अब किसी पर दोषारोपण करना, दोष लगाना सही है? ये क्या वक्त है इस वक्त? ये गंभीर सवाल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबको मिलकर लड़ना होगा, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले नृपेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन रहेगा या खत्म होगा? चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद की, चर्चा की, उसमें यह भी एक मुख्य केंद्र बिंदु रहा। 2 गज की दूरी, ये भी कितनी जरूरी, जनता को दिखानी होगी भागीदारी। अगर 17 मई के बाद कहीं कहीं पर, किन्हीं प्रदेशों में जहां पर फिलहाल कुछ स्थिति ठीक नजर आ रही है, अगर लॉकडाउन खत्म होता भी है तो जनता को भी तो पूरी सहभागिता दिखानी होगी। फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात पात का हो, किसी भी स्तर का हो, कोई भी हो, फिर चाहे अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। नृपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बोलिए। जी हाँ जी, देखिए, मेरा यह कहना है कि संकट की घड़ी में भारत की जनता ने हमेशा एकजुट होकर के सारी समस्याओं को मजबूती के साथ लड़ा है। और पिछले लगभग 40-42 दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हमारे देश की जनता केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। जो भी गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उसमें पूरा देश एकजुट होकर के सारे राजनीतिक मतभेदों को छोड़ करके हमारा देश की जनता एकजुट होकर के खड़ी है। और जहाँ तक बात केंद्र सरकार के गाइडलाइंस की है, उसमें जो चीज़ें केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पे जारी हुई हैं, पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि जो लॉकडाउन के समय में मजदूरों के घर वापसी को लेकर के जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, वह सर एक और मैं सीधे सवाल पर आऊंगा कि समस्या को बताना, सुझाव देना, ये एक ऑप्शन है, लेकिन सियासत करना, क्या ये गलत दिशा है ये, चाहे फिर कोई भी इस तरफ जा रहा हो? यह सियासत, इसमें सियासत कहीं से नहीं है।
इसमें सियासत कहीं से भी नहीं है, क्योंकि देखिए मानवीय संवेदनाओं को सियासत के साथ जोड़ना या कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो आपके ही टेलीविजन चैनल्स पे जो है जो सारी तस्वीरें आ रही हैं मजदूरों की अलग अलग दशाओं की, अभी सूरत से लेकर के बॉम्बे से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से जो जबरदस्त एक विस्थापन कोरोना की वजह से हुआ है, तो सरकार को इसमें और प्रयास किए जाने, सरकार के द्वारा और प्रयास किए जाना चाहिए था। क्योंकि अगर सरकार इस प्रयास को और अच्छे से करती। नृपेंद्र जी, तो आप जो बयान दे रहे हैं उसमें सकारात्मकता साफ तौर से झलक रही है, लेकिन जो आपकी पार्टी के हाईकमान है जब उनके बयान सामने आते हैं तो क्या उसमें सियासत है? ये सवाल भी मैं बाद में पूछूंगा आपसे। एपी तिवारी जी, देखिए कांग्रेस, ठीक है, मैं आऊंगा प्लीज, सारे मेहमान उनसे बात करेंगे। एपी तिवारी जी बने रहिए। एपी तिवारी जी, पूरी बात तो आपको हमारी सर सबकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। अभी और भी सवाल हैं, मैं आगे आऊंगा आपके पास। एपी तिवारी जी, सवाल बड़ा गंभीर है, बुनियादी है। उस पर पूरा उत्तर तो आ जाना। अगर आप काम करेंगे तभी पैसा आएगा और पैसे से ही देश चलता है। इस सवाल के संदर्भ में जरा हमें समझाइए कि आने वाले दिनों में अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, 2 गज की दूरी कितनी जरूरी है, जनता को सहभागिता भी दिखानी है, यह कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, कोरोना संकट से निपटने के लिए जो एक केंद्रीय बिंदु है वो यही है कि 2 गज की दूरी को बनाए रखा जाए, तभी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, समाज भी आगे बढ़ेगा। और एक जो मानवीय पूंजी सबसे प्रधान कारक होती है किसी भी देश की तरक्की के लिए, वो भी सुरक्षित रहेगी। तो एक प्रकार से ये एक पूर्व शर्त है 2 गज की दूरी, तभी हम आगे विकास की बात सोच सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं में एक कह सकते हैं विस्तार की बात हो सकती है, संवर्धन की बात हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में एक विस्थापन सा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट सा हुआ है, उसको दोबारा पटरी पर लाने के लिए मेरी समझ में जिस प्रकार की नीतियों का अनुसरण केंद्र और राज्य सरकार, विशेष रूप में यदि सबसे बड़े सूबे को ले उत्तर प्रदेश को अपनाई जा रही हैं, तो वो सही दिशा में है। ठीक है, क्योंकि बहुत अचानक कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को स्फूर्ति देना, उसको पुनरुत्थान की तरफ ले जाना संभव नहीं होगा। क्रमिक रूप में ही शनई जैसे एक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है जो अर्थशास्त्र और विशेष रूप में प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, लघु ही सुंदर है। मतलब जो हमारे पुनर्स्थापन का क्रम हो, उसमें छोटी छोटी इकाइयां, छोटे छोटे कारोबार, दिहाड़ी पर जो कार्य करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनको उनकी क्रियाओं को आरंभ करना। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि उसकी भी शर्त क्या होगी कि 2 गज की दूरी तो बनाए रखना होगा, अन्यथा जो विकास का प्रकल्प है, जो आर्थिक बेहतरी का प्रकल्प है, जो लोक कल्याण का प्रकल्प है, वो स्वयं में अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए एक बड़े संकट के दौर से गुजरती हुई अर्थव्यवस्था में हमें खेती और खेती से इतर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, उसमें खेती और गैर खेती की क्रियाओं को। ठीक है सर मैं आऊंगा कृष्ण मोहन पांडे जी, सर बने रहिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, अब मेरा सवाल आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि गांव तक संक्रमण ना पहुंचे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कैसे पार पा पाएंगे और इसके लिए राज्य सरकार को क्या क्या कदम उठाने होंगे? कृष्ण मोहन पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले मैं जी बोलिए जी, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो भी सरकार, हेलो जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, मैं बता दूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये उचित कदम है, बेहतर कदम है, परंतु ये जो संक्रमण है जो पूरे देश में फैल चुका है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई चमत्कार नहीं होगा। इसको रोकने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके से और व्यवहारिक ढंग से जो भी कार्य हो सकते हैं उसको करने होंगे, और ये मात्र राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। पांडे जी, आपने व्यवहारिकता की बात की, तो व्यवहारिकता का एक दृष्टिकोण ये भी है कि कई ऐसी जिंदगियां हैं जिनके आगे अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश की किरण उन्हें नजर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि वो अपने घरों के लिए निकल रहे हैं पैदल। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना कितना बड़ा खतरा है, लेकिन उनको ये जरूर समझ में आ रहा है कि रोजी रोटी
उनके सामने समस्या अगर खड़ी हो गई है, इससे लड़ना उनके बस की ठीक बात बात नहीं है। और इसीलिए गांव में अगर कोरोना संक्रमण ना फैले, ठीक बात, ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसके लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे बड़ी बात है, देखिए हमें चूंकि जो भी सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिए हैं कि धीरे धीरे हमें अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना होगा, छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे कारोबार को खोलने होंगे। इसका सरकार का हमें स्वागत, इस व्यवस्था का स्वागत करना होगा। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, छोटे छोटे उद्योग चलेंगे, अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना होगा हम सभी को। और गांव में जो अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं, जो कारखाने लगा सकते हैं, लघु उद्योग लगा सकते हैं, इनको लगा के ही हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि रोग से जीवन बचाना आवश्यक है, परंतु भूख से कोई न मरे, यह भी राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है और मानवता का प्रथम पहलू भी है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जी। कृष्ण पांडे जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रमा श्रीवास्तव से मैं बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। आज की जो बड़ी खबर भी रही, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला सही या गलत? मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं, जवाब दीजिए। फैसला सरकार की तरफ से जो हुआ है ट्रेन चलाने का, वो तो सही है, लेकिन नियमों का पालन फिर भी ज़रूरी है। हर व्यक्ति को कोरोना संक्रमण से बचना है, अपनी जान बचानी है, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, इन सब का पालन तो करना ही होगा। मजदूरों की समस्या इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। तो अगर वो अपने गांव जाएंगे, अपने परिवार के पास रहेंगे, तो कुछ तो उनको सहयोग मिलेगा घर वालों से, गांव वालों से, अनाज पानी की समस्या कम होगी। यही सब देखते हुए सरकार ने गाड़ी चलाई है। तो मेरे हिसाब से ये सही है। मेडिकली मैम आप मान रही हैं फैसला सही है? मेडिकल, अगर मेडिकली में जाना चाहूँ, 2 गज की दूरी कितनी है जरूरी इस लिहाज से? संभव हो पाएगा? नहीं, 2 गज की दूरी तो निहायत ही जरूरी है। 1.82 मीटर ये हम लोग मेडिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इतना नाप जोक तो नहीं किया जा सकता। ओवरऑल 6 फीट का डिस्टेंस जरूरी है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इतनी दूर में अगला अगर इन्फेक्टेड पर्सन से सामना करता है तो उसकी सांस से, उसकी छींक से, उसके थूक से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है जी। इसी वजह से ये डिस्टेंस बनाया गया है और इसका पालन भी बहुत जरूरी है। अब प्रेस एंड मीडिया हमेशा से ये सब बताती रही है लोगों को, लेकिन देश में ऐसे भी तो लोग हैं जिनके एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, हर किसी के जहन में आ रहा है, गली मोहल्ले शहर में चर्चा हो रही है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन रहेगा या खत्म होगा। इस सवाल पर मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ, चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को एक संदेश दिया है, 2 गज की दूरी कितनी है जरूरी। चर्चा लगातार जारी है और हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से हम चर्चा का रुख करते हैं और सीधे सवाल पूछेंगे अब मेजर आशीष चतुर्वेदी से। आशीष चतुर्वेदी जी, आज एक और अहम बात यह रही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से सुझाव लिए, चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो राय आई, जो बात निकलकर सामने आई, लॉकडाउन खत्म होगा या फिर नहीं होगा, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग राय निकल कर आए। कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। आपका रिएक्शन इस पर? मौजूदा स्थिति में तो मौजूदा स्थिति ऐसी है कि जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचानी है, दोनों चीजों को बचाना है, कोई भी एक चीज ऊपर नीचे नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सरकार नियमित रूप से कुछ कुछ छूट देती जाए और एक नियंत्रित छूट होनी चाहिए। हम बिल्कुल बंद रखें वो भी सही नहीं होगा और बिल्कुल खोल दें वो भी सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपका क्या कहना है? जैसे अब तक कुछ कुछ चीजों को खोला गया है, धीरे धीरे इसको मैं समझ वही चीज, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो,
जहां पे जैसे जोन्स बनाए गए हैं, हर एक शहर के अंदर 3 जोन्स बनाए गए हैं, तो मैं समझता हूं अगर जहां पे रेड जोन है वहां को फिर भी अभी मौजूदा उसमें बंद रखा जाए, और जहां ऑरेंज और ग्रीन जोन के एरियाज हैं उसमें छूट देनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी को पटरी पे लाना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, तो नियंत्रित तरीके से हम उस छूट को दें, और जिससे कि एकदम से अगर हम ज्यादा छूट देंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा, और बहुत ज्यादा समय तक बंद रखना भी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है मनोज मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो जहां है वहीं रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अधिकारियों को ये सख्त दिशा निर्देश दिए कि कोई भी मजदूर आपको दिखाई देता है, अगर वो ट्रक से जा रहा है, दोपहिया वाहन से जा रहा है, कहीं पैदल जा रहा है, पूरे सम्मान के साथ उन्हें उनके घर छुड़वाया जाए। इसको लेकर मैं आपका रिएक्शन अब ये लेना चाहूंगा कि ये कितना जरूरी है, 2 गज की दूरी भी और जो जहां है वहीं रहे, अगर कोरोना के खिलाफ हमें मिलकर। देखिए, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। अगर पलायन बड़े पैमाने पर होगा तो मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि हो रहा है और व्यवहारिक प्रॉब्लम है ये, तो जो उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कह सकता हूँ कि लगभग 3.25 लाख 4 लाख लोग आए हैं, और कुल 8 लाखों के लोग आए हैं करीब, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है, यूपी सरकार बराबर प्रयास कर रही है, योगी जी की सरकार बराबर प्रयास कर रही है कि इनको रोजगार यही मिले और आफ्टर कोविड-19 इन्हें बाहर काम करने ना जाना पड़े। दूसरा कि जो लोग आ रहे हैं गांव से बाहर क्वारंटाइन किए जाएं, और जो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो या जो भी संभव चीजें हैं वो की जाएं, जो मेडिकल साइंस कहती है। तो प्रयास बराबर ये सरकार का है, प्रदेश सरकार का, कि गांवों तक ये जो आपदा है, ये कोविड-19 है, ये संक्रमण है, ना फैले, क्योंकि अगर गांव में फैल गया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इनके कैरियर हो सकते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि बंबई बड़े पैमाने पर है, पूना बड़े पैमाने पर है, या जिन प्रांतों में बड़े पैमाने पर है वहां पर संक्रमण है, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो। नहीं, एक और बात भी है ना कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग बात रख रहे हैं, ये भी कि अपने आप में बड़ी चुनौती है। उदाहरण के तौर पर गुजरात कह रहा है नहीं बढ़ाया लॉकडाउन, और भी कई प्रदेश हैं जो कह रहे हैं कि बढ़ाया जाए लॉकडाउन। पंजाब की भी बात करूं तो ये भी कि अपने आप में बड़ी चुनौती है। जब फैसला लेने की बारी आएगी कि 17 मई के बाद लॉकडाउन रहेगा या खत्म होगा। चतुर्वेदी जी कह रहे थे जीवन और जीविका का चुनाव करना है, तो हमें तो बैलेंस बिठाना पड़ेगा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी प्रदेश की सरकार हो, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन सबका दृष्टिकोण एक बात है कि लोगों का जीवन बचना चाहिए, लोगों की जीविका बचनी चाहिए। अब इसके प्रयास हर सरकार अपने अपने स्तर पर कर रही है। विचार विमर्श का दौर है, और विचार विमर्श से ही कोई सलूशन निकलेगी। जब माननीय मोदी जी लॉकडाउन 3 के बाद घोषणाएं करेंगे या सरकार घोषणा करेगी केंद्र सरकार, तब उस समय स्थिति स्पष्ट हो। ठीक है नृपेंद्र सिंह जी, अब मैं एक बार फिर से उस सवाल पर आऊंगा। जब ब्रेक पर जाने से पहले मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी से भी पूछ रहा था, आरोग्य सेतु ऐप क्या आपने इसे डाउनलोड किया, आपके परिवार के सदस्यों ने इसे डाउनलोड किया? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से ये बात कही है कि इसे आप डाउनलोड करें, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर सियासत करने वाले भी कम नहीं हैं। देखिए, नहीं, कोई भी चीज अगर निरापद न हो तो अच्छी है। यद्यपि आरोग्य सेतु योग के एक तरफ समस्या है, एक तरफ सुझाव है, एक तरफ सियासत है। समस्या का हल निकलना चाहिए, सुझाव सामने आने चाहिए, और ऐसे मौजूदा हालात में सियासत क्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, चीजों का तार्किक देखिए, आरोग्य सेतु ऐप से कुछ नहीं होने वाला है। उसमें ऐसा हमने डाउनलोड किया, उसमें ऐसा कुछ नहीं, ऐसा प्रोसेस। अच्छा, ये बताइए आप मुझे बहुत प्रैक्टिकली बताइएगा। मैं ना किसी के समर्थन में हूँ ना किसी के विरोध में हूँ। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना प्लीज। मैं ना किसी के समर्थन में हूँ ना मैं किसी के विरोध में हूँ, लेकिन क्या केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अपने मन मुताबिक हमें उसका पूरा कुछ मिलने वाला हो? देखिए, मूल चीज है कि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए, सरकार को आर्थिक पैकेज देनी चाहिए, अपनी जो हमारी जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वह सबसे सशक्त व्यवस्था। अगर आपको गांव को मजबूत बनाना है तो आपको याद रखना होगा कि हमारी जो पंचायती राज, मैंने इसीलिए कहा नृपेंद्र जी, समस्या, सुझाव और सियासत, मैंने इसीलिए बार-बार ये बात 3 बातें दोहराई, और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना कितना जरूरी है?
या अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें वो फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। क्या व्यक्तिगत सहूलियत देखी जानी चाहिए, सियासत सहूलियत देखी जानी चाहिए, या फिर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को पुख्ता रूप से फॉलो करना चाहिए? आप सीधी बात बताइए मुझे। देखिए मूल चीज ये है कि लोगों का जान सबसे जरूरी है। उसमें सबसे अधिक जरूरी है लोगों की जान। ऐसे में मेडिकल जो हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो चीजें, मैं मेडिकल एक्सपर्ट से पूछता हूं, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, आप समझाइए हमें और जनता को समझाइए, उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को, आरोग्य सेतु ऐप कितना महत्वपूर्ण है, मेडिकली भी, और साथ ही साथ कोई भी अगर आपके पास है जो कोरोना संक्रमित है, इस लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है डाउनलोड करना, और क्यों बार बार सरकार की तरफ से ये अपील की जाती है? गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से कहा जाता है। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, मेरा अनुरोध है कि हर व्यक्ति जिसके भी पास मोबाइल है वो अवश्य डाउनलोड करे, क्योंकि यह एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है और इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें मिलती रहती हैं। कोरोना बीमारी को लेकर जो अपडेट्स हैं, हमारे 500 मीटर के अंदर कोई संक्रमित व्यक्ति है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर कोई संक्रमित व्यक्ति है, या कितने लोग संक्रमित हैं, इन सब का उससे सूचना मिलती रहती है। तो ये हमने खुद डाउनलोड किया हुआ है, हम अपने सारे मरीजों से डाउनलोड करवा लेते हैं, हमारे स्टाफ ने डाउनलोड किया है, हमारे जितने आईएमए के सदस्य हैं 99% लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो मेरी जनता से यही अपील है कि सब लोग आरोग्य सेतु का उपयोग करें और जो भी नियम अपने बचाव के लिए हैं कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारी से, उसका जरूर अनुपालन करें। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप उनको भी सुझाव दें, आप उनको भी सुझाव दें जो इस एप्लीकेशन को लेकर सियासत कर रहे हैं, या फिर बरगला रहे हैं, या फिर अपने मन मुताबिक उसकी डेफिनेशन तय कर रहे हैं। देखिए, ये तो सरासर गलत है। अभी हमारे सर्वाइवल का प्रश्न है, तो सर्वाइवल के लिए और कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जितने कार्य किए जा सकते हैं, जितने नियमों का पालन किया जा सकता है, वो सब हमें करना है। अभी सेंट्रल प्लॉट हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना स्प्रेड है कि ये बीमारी फैले नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड का डर लगा हुआ है। इसका पीक जून 2nd वीक तक आएगा, उसके बाद कम्युनिटी स्प्रेड अगर हो जाता है तो उसे बचाना बहुत खतरनाक होगा, बहुत परेशानी। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं एक सवाल पर आऊंगा। इसलिए आरोग्य सेतु तो बचाव है, एक तरफ सुझाव है और एक तरफ सियासत है। मैं आता हूं आपके पास कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक तरफ समस्या है, एक तरफ सुझाव है, एक तरफ सियासत है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है आज के इस दौर में जब हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं? इटली का हाल देख लीजिए, अमेरिका का हाल देख लीजिए, और जो तमाम समस्याएं गिनाई जा रही हैं वो इस बात को भी समझ लें कि विकासशील देश के मायने क्या होते हैं, विकसित देश के मायने क्या होते हैं, और विकसित देश की स्थिति क्या है। आप सऊदी अरब को देख लीजिए, आप बेलारूस को देख लीजिए। मेरे पास कितने उदाहरण हैं, कितने यहां पे नजर सामने आ जाए। हेलो जी, बोलिए। हेलो, आवाज आपकी अंतिम क्या बोले आप, सुनाई नहीं दिया मुझे। सर, मैंने ये कहा कि अगर हम और देशों में देख रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वैट बढ़ाया जा रहा है, सऊदी अरब अमीरात में तो 5 से 15 कर दिया गया है, और भी कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस लिहाज से अगर अपने देश की स्थिति पर हम देखते हैं, एक तरफ समस्या है, सुझाव है और सियासत है। समस्या गिनाए जाना, उस पर सुझाव देना अलग बात है, लेकिन जब उस पर सियासत होने लगती है तो फिर एक कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है। और यही बात बार बार दोहराई जा रही है कि समझिए कि कोरोना से अगर लड़ना है तो हम सबको एकजुट होना होगा, समझना होगा। मैं आपको बता दूं भाई साहब कि कहा गया है कि संक्रमित
एक बहुत बड़ी कहावत है जो कहा गया है कि संक्रमित गर्भ से स्वस्थ शिशु का निर्माण कदापि संभव नहीं है और वर्तमान समय में राष्ट्र को आगे ले जाना है। इस कोरोना से लड़ते हुए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, दुनिया के अर्थव्यवस्था से में अपनी अर्थव्यवस्था से जोड़ना है और यदि दुनिया के सामने हमें डट कर खड़ा होना है, अपनी मजबूती दिखानी है, तो इस तरह के संक्रमित मानसिकता के लोगों को छोड़कर हमें जीवन बचाने के साथ साथ अपनी रोजगार, अपने अर्थव्यवस्था, अपने कारखाने क्रमबद्ध तरीके से खोलने होंगे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मानक तय किए हैं। और दूसरी बात, जो राजनीति करने वाले, जो सियासत करने वाले लोग हैं, ये हर वक्त करते रहेंगे, इन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने जितने भी बेहतर कार्य कर सकते हैं उतना करने चाहिए, क्योंकि चमत्कार करने कहीं कोई नहीं आएगा। हमें बेहतर तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से अपने सारी चीजों को धीरे धीरे खोलना होगा। और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था से आधारित व्यवस्थाओं को संचालित करना होगा जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और उसके साथ साथ जो भी सुरक्षा मानक हैं उन मानकों को साथ में लेते हुए, दृष्टिगत रखते हुए और फैक्ट्री कारखाने खोलने चाहिए। और ये दूषित मानसिकता के जितने लोग हैं, जिनको आरोग्य सेतु ऐप से समस्या है, जिनको सैनिटाइजर से समस्या है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइन दिए हैं उससे समस्या है, इन सबको दूर करते हुए सोच के कि ये संक्रमित मानसिकता के लोग हैं, इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इनको किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मात्र और मात्र राजनीति करना है जो 70 वर्षों से देश को गिद्ध की तरह लूटते आए हैं और आगे भी लूटने के लिए ये लोग अग्रसित हैं। ऐसे लोगों को छोड़ते हुए व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने के लिए भारत सरकार का सहयोग मालूम होना चाहिए कि देश के इस संकटपूर्ण समय में अगर सरकार को सुझाव दिए जाए अर्थव्यवस्था को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, तमाम समस्याओं को लेकर के, तो वहां नजर आता है। मैं जवाब दे रहा हूं कृष्ण मोहन जी और सरकार द्वारा कृष्ण मोहन जी प्लीज कांग्रेस के द्वारा नृपेंद्र जी सुनिए, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए नजर आता है। नृपेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, खुद ही संक्रमित, नृपेंद्र जी मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए, नृपेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, गुजारिश कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से संवाद क्यों कर रहे हैं? ना तो आपके पास मेडिकल कोई जो अवेयरनेस है। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, पहले प्रैक्टिकल नोट पे बात कीजिए, फैक्ट बात कीजिए। है कि संक्रमण को रोकने के लिए जो हमारी पार्टी, देखिए प्लीज सुनिए ना मेरी बात, आप वहां को राजनीति समझ में आती है। नृपेंद्र जी आप मेरी बात सुनिए, कहते हैं कि संकट के समय में देश की राजनीति हमारा साथ नहीं दे रही है। सर फैक्ट्स पे बात कर लें जरा प्लीज, अब फैक्ट्स पे बात कर लें, मेरी बात सुनिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्यों बातचीत कर रहे हैं? देखिए पूरा देश एकजुट है। हमारी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं, मेरे को जवाब दे दीजिए पहले, देश एकजुट है, मेरे को जवाब दे दीजिए। कांग्रेस चूंकि देश की एक महत्वपूर्ण पार्टी है, मुझे जवाब दे दीजिए इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को आज क्यों संवाद कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? किस मानसिकता के आदमी मकसद पता है आपको? उसका मकसद पता है? मकसद पता है आपको इसका? इस तरह की बात कहने से पहले आपको सोचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। कांग्रेस एपी तिवारी जी, एपी तिवारी जी, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं तो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। विकासशील देश, जी हमारा देश विकासशील देश है। जब हम विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वहां पर जो स्थिति है उस लिहाज से हम कहां खड़े हुए हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो विकासशील है, ये निरापद है, किंतु एक बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जो सबसे ताकत का बिंदु है वो ये है कि भूमंडलीकरण के बावजूद, मैं तथ्य रख रहा हूं, दुनिया के निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1.7% है और आयात में हिस्सा भारत का 2.5% है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में भी, वैश्वीकृत समाज में भी भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी आंतरिक तौर पर बहुत मजबूत है। और उसका एक तरह से जिसको कहते हैं, ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर आर क्रॉस करेंट्स। जैसे ये कोरोना संकट से निपटने में भारत ने जिस अपनी कहेंगे अक्षम ऊर्जा का परिचय दिया, एक कलेक्टिव विजडम का परिचय दिया है, यही नहीं
बल्कि ये बात उठ रही है पहले चर्चा में, इस बात के लिए मैं उसको लाना चाहूंगा कि जो भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारतीय संविधान का ये आरंभिक स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया जा रहा है, निरंतर संवाद किया जा रहा है, कि यह परिचायक है एक प्रकार से सहकारी संघवाद का, कि राज्य केंद्र के प्रति उत्तरदायी है, केंद्र राज्य के प्रति उत्तरदायी है, और ये परस्पर जो उत्तरदायित्व है यही भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक ताकतवर बनाने की क्षमता रखते हैं, पोटेंशियल है। लेकिन मैंने पहले भी इस बात को रखा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा वो रूरल इकोनॉमी होगी। रूरल इकोनॉमी में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आजादी के बाद अभी तक हमने उसका दोहन नहीं किया। जो बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ कोरोना के बाद, वो इतना न होता अगर हमने विकेंद्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया होता है। इसलिए समझना पड़ेगा कि दुनिया के, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं कहना चाहूंगा कि ये भी आंकड़े बता रहे, साक्ष्य बता रहे हैं कि जो देश जितना ही अधिक समृद्ध है, जो प्रांत जितना ही अधिक समृद्ध है, जो जनपद जितने ही अधिक समृद्ध है, कोरोना का संघात वहां उतना ही अधिक है। ये अपने आप में समाजशास्त्रियों के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए भी एक निरापद शोध का विषय है, जो इस बात को लालायित करता है, हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी विकास। आपने जो कहा उसके संदर्भ में पीएम मोदी के एक बयान को मैं सामने रखना चाहूंगा कि राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सुझावों से ही निर्धारित होंगे निर्देश। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, जो बातें आप बता रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात जानना चाहूंगा और आपका पक्ष जानना चाहूंगा। जो जहां है वो वही रहे, कोई भी हो, जो जहां है वो वहीं रहे, कितना जरूरी है? मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट सा लगता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो ट्रेनें मैं समझता हूं उन लोगों के लिए चलाई जा रही हैं मैं क्लियर कर देता हूं, अपने घर से दूर हैं। सर विद योर परमिशन, ट्रेनें घूमने के लिए तो नहीं चलाई जा रही हैं, ट्रेनें को चलाने का मकसद। आशीष जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं क्लियर कर देता हूं। एक तरफ यह है कि जो सरकारी स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें लगातार मॉनिटरिंग होगी कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को धज्जियां ना उड़ाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करे और सिस्टमेटिक वे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से निकल पड़ते हैं समस्याओं से जूझते हुए, और मैं फिर कह रहा हूं दिहाड़ी मजदूर भी हैं, रोजी रोटी का संकट भी है, जीवन में अंधेरा दिखाई देता है, उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए वो निकल पड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं स्थिति से। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं जो जहां है वहीं रहे। कोरोना से लड़ने के लिए कितना जरूरी है? नहीं भाई, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो ट्रेन चलाई जा रही है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, सही डिसीजन है, क्योंकि जो मजदूर, देखिए जो अप्रवासी मजदूर है वो कहीं ना कहीं एक अपने रोजी रोटी के लिए गया था जी, वहां वो फैक्ट्रियां जहां वो काम करता था वो बंद हो चुकी हैं। मैं समझता हूं उनके रहने का वहां कोई उचित इंतजाम या वहां की प्रदेश की सरकार या उस फैक्ट्री द्वारा प्रैक्टिकल साइड पे उतना अच्छा हो नहीं पाया होगा, इसलिए वो इतने टाइम के बाद अपने घर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में बस इंश्योर ये करना है कि अपने आप से लोग ना चले, क्योंकि रास्ते में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो पता भी नहीं चल रहा है कि कौन कहां जा रहा है। इसको हम ऑर्गेनाइज कर लें एक व्यवस्थित रूप से, जो ये पलायन है जिसको हम कह रहे हैं कि वो अपने घर तक पहुंच जाए, हम इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में करें तो वो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हर इंसान अपनी मनमर्जी से चल दे। ठीक है मनोज मिश्रा जी, जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। सरकार अपना काम कर रही है, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब अपने तरफ से कदम उठा रहे हैं, वक्त वक्त पर मॉनिटरिंग हो रही है, दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सर क्या यह भी बहुत जरूरी है, कोई भी नेता, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो या कोई भी पार्टी हो, पक्ष या विपक्ष की, एक दूसरे के खिलाफ अब नहीं बोलने का वक्त आ गया है। यह भी ध्यान रखना होगा कि हम किसी पर दोष ना लगाएं, किसकी वजह से फैल रहा है, क्यों हो रहा है। अब वो वक्त आ गया है, मिलकर हम सबको लड़ना है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और अभी तक इतनी देर से डिबेट देख रहे थे, जो कर रहे थे, इसमें ज्यादातर वक्ताओं ने पॉजिटिव बात करी है। तो ये संकेत है इस बात का कि ये पूरे देश में, पूरे समाज में ये बात है कि एकत्र होकर मिलकर ही इस लड़ाई का सामना किया जा सकता है।
ज्यादातर लोग एक साथ हैं और ज्यादातर लोग केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के, या जिन प्रदेशों सर आप इस बात को मानते हैं, आप किसी पर दोष पड़ना बिल्कुल जायज नहीं है, कोई भी हो किसी पर भी दोष पड़ना जायज नहीं है। अब जैसे मैं तारीफ करना चाहूंगा राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की, कि भीलवाड़ा अभी एकदम हॉट स्पॉट बन गया था, लेकिन वहां की सरकार ने उसको नियंत्रित किया, तो ये तारीफ की जानी चाहिए। तो इसमें कोई ये दलीय बात नहीं है। कुल मिला के पहली समस्या इस समय कोविड-19 यानी कोरोना वायरस उसका संक्रमण है, और दूसरी समस्या जीवन यापन की है कि जो मजदूर वर्ग है, जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्ग है, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना। अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि ना तो पूरा लॉकडाउन कर सकती है और ना पूरी तरह से खोल सकती है, तो बीच का रास्ता अपनाने के अलावा किसी सरकार के पास, चाहे कोई सरकार होती इस देश में, चारा नहीं होता। अब कैसा मॉडल हो, इस मॉडल पर मुख्यमंत्रियों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक करी, और उस बैठक के जो परिणाम आएंगे उनको लेकर 1-2 दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार फैसला करेगी। तो निश्चित तौर पर देश के सारे राजनीतिक दलों का और सारी जनता का सहयोग है, और अगर ये सहयोग ना होता तो भारत में कोरोना नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि भारत में विकसित देशों के सापेक्ष स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं थी। आप देखिए जब कोरोना मामला आया था तो पीपीई किट की शॉर्टेज हो गई, मास्क की शॉर्टेज हो गई, सैनिटाइजर की शॉर्टेज हो गई, और कितनी जल्दी सरकार ने मैनेज कर लिया, ये तारीफ के काबिल है और उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, सबका भाग है, सब लोग कर रहे हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो पाएगी शायद, इसलिए समझना होगा कि 2 गज की दूरी कितनी है जरूरी, इस पर तो हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अब जनता की सहभागिता, जनता खुद जागरूक होनी चाहिए, उसकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है इस दौर में जब हम लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है 17 मई को, और उसकी जिम्मेदारी अब बढ़ जाएगी। इस पर मैं आपसे आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जी, लॉकडाउन अगर पूरी तरह से खोल दिया जाता है तब तो 100% बचाव के लिए जितने नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उनका पालन करना ही होगा, अगर हमें कोरोना से अपना जीवन दूर रखना है इस बीमारी से। लेकिन अगर पार्शियली खोला जाता है और ग्राफ देखा जाता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या ग्राफ रहा डिजीज स्प्रेड का, कम्युनिटी स्प्रेड का, उसके अनुसार सरकार तय करेगी कि फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है या पार्शियली खोला जा सकता है। एक बात और या ऐसी जगहों पे नियंत्रण डॉक्टर भी हैं, आप एक इंसान भी हैं, एक माँ भी हैं, एक परिवार के सदस्य भी हैं, इन तमाम पहलुओं को सोचते हुए समझते हुए इसका बात का आप जवाब दीजिए कृपा करके कि एक तरफ कोरोना संक्रमित होना, दूसरी तरफ जो हमारे सामने संसाधन हैं सीमित, उनसे लड़ना, उनसे जूझना, दोनों में से ज्यादा खतरनाक क्या है? नहीं, हमें सब कुछ ध्यान में रखना है, अपने परिवार को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, हमारे मरीजों को भी बचाना है, मतलब जितने लोग हमारे संपर्क में, इसलिए कि डॉक्टर यूजुअली एक पब्लिक फिगर होता है, उसका संबंध समाज के कई सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्तियों से होना संभावित होता है। तो ये हमारा कर्तव्य और धर्म है कि हम अपने आप को भी बचाएं, सबको अवेयर करें, सबको बार बार उनके दिमाग में डालें कि ये बीमारी जानलेवा है। बिल्कुल यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। साथ ही साथ आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, उनसे सुझाव लिए, मकसद एक ही है, आगे की रणनीति बनानी है। 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या बढ़ेगा, ये भी तय किया जाना अभी बाकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यूपी मांगे उत्तर में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।